में बचपन से ही विद्यमान रहती है और हम कई बार शिक्षा को दोष देते हैं या हम परिवार को दोष देते हैं या फिर हम एटमॉस्फेयर को दोष देते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अभी मैं डॉक्टर सीमे मैडम, आप तैयार हैं? हेलो। हाँ या हेलो। हाँ, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी कि जो बच्चे रहते हैं जिसमें बौद्धिक अक्षमता पाई जाती है और उन बच्चों का लालन पालन पोषण और उनको किस तरह से डिसिप्लिन किया जाए और ऐसे कौन कौन से अर्ली इंटरवेंशन हो जिससे माता पिता को पता चल जाए और वो स्पेशल जो चिल्ड्रन है उनका ध्यान दे सके और अच्छे से उनका पालन पोषण कर सके। ओके, थैंक यू डॉक्टर वर्षा। नमस्कार आप सभी को। मैं सब में पहले धन्यवाद देना चाहूंगी myaglagadam.com और डॉक्टर वर्षा वर्वणकर को, डॉक्टर अजीत वर्वणकर सर को, जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बच्चों को किस तरीके से उनको उनके बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल में करना या उन बच्चों को किस तरीके से उनके व्यवहारों में बढ़ावा ले आना, इन सब के बातों में चर्चा करेंगे आज। लेकिन बहुत कम समय में है, लेकिन मैं जितना कोशिश करूंगी अपने अनुभवों के हिसाब से आपको बताने की, कि क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये, डिसेबिलिटी ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसमें अपने को बिहेवियर्स के बारे में बात करना है। तो उसमें मैं आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको मैं ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करूंगी। आई विल शेयर माय स्क्रीन। दिख रहा है क्या मेरा प्रेजेंटेशन? हाँ, अभी you have started, yeah, okay, good. Positive behavior management, life is a celebration, so now we should start celebrate life. Yes, क्योंकि मैं अभी यूजुअली अपन है यही सोचते रहते हैं कि बिहेवियर मैनेजमेंट मतलब बहुत बड़ा एक टेक्निकल टर्म आ जाता है, जहाँ पे मैनेज करना मतलब बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो अपन खास तौर पे पॉजिटिव बिहेवियर्स को किस तरीके से, क्योंकि माँ बाप का ये रहता है कि वो सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर्स को ज्यादा देखते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स को बहुत कम देखते हैं। तो हम आज इस पर ज्यादा थोड़ा ध्यान देते हुए आपसे चर्चा करेंगे। जैसा वर्षा ने ऑलरेडी बताया कि मैं आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट में कार्यरत हूँ। कुछ एक मिनट में मैं आपको आकांक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ कि आकांक्षा 1994 से संचालित है और अभी हाल ही में 25 साल हुए हैं। दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कराया गया था आकांक्षा के द्वारा, और जिसमें विभिन्न इंटरनेशनल स्पीकर्स आए थे। स्पेशल स्कूल है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में टीचर ट्रेनिंग विंग है जहाँ पर डीएड और बीएड के कोर्सेज चलते हैं। रूरल स्पेशल स्कूल है वहाँ पर धरसीवा ब्लॉक में, धरसीवा और बीरगांव में। थेरेपेटिक सेंटर है, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेमीडियल ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल सर्विसेज। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से भी बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पर सीखने को मिलता है इनका। और रीजनल लर्निंग सेंटर है डेफ ब्लाइंडनेस का, और नयन स्पेशल स्कूल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड है। ये एक नटशेल में आकांक्षा की वेरियस एक्टिविटीज है। तो चलिए अभी हम चलते हैं कि हम बिहेवियर्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। बिहेवियर हम जब देखते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आता है तो हम उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, टीच करते हैं। बच्चे को स्विम करना नहीं आता है तो हम सिखाते हैं। बच्चा जब कुछ कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है तो हम सिखाते हैं। लेकिन जब बच्चा कुछ गलत करता है, कब बच्चा कुछ उससे कुछ गलती हो जाती है, तो क्या हम उन बच्चों को उस समय पर सिखाते हैं? क्या नहीं, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पनिश कर देते हैं। ये बहुत एक आम बात है सभी पेरेंट्स का। टॉम हर्नर ने इसको बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। हम बच्चों को पनिश ना करते हुए उसको सिखाने की कोशिश करें, सिखाएं और फिर समझाएं। समझाते हुए सिखाने से बहुत ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर पड़ने वाला है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जब हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो अक्सर वो व्यवहारों के द्वारा ही कम्युनिकेट करते हैं, और उनके व्यवहारों को अगर हम नहीं समझ पाते हैं
तब बच्चों में आक्रोश आ जाता है, गुस्सा हो जाते हैं और टेम्पर टैंट्रम्स करने लगते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं, क्योंकि वो उस भाषा को उस भाषा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिहेवियर्स का एक नेगेटिव वे में। तो उस समय पर हमको लगता है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हम उस समय पर समझना चाहिए बच्चे को कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है ना। उसको हम क्या करते हैं, अनदेखा करके हम पनिश कर देते हैं कि तुम ऐसा क्यों किए, एक थप्पड़ पड़ गया या उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल गया। तो ऐसे समय पर हमको, हम पेरेंट्स को, हम टीचर्स को कुछ बच्चों के तरफ रुझान रखते हुए उनके व्यवहारों को समझने की कोशिश करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। what children expect from their parents, ये बोलते हैं कि बच्चे लोग अपने माँ बाप से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। उनकी भी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे भी वैसे ही रेस्पेक्ट मिले जैसा दूसरे बच्चों को या पेरेंट्स को मिलता है, केयर मिले, उनको सुनना चाहिए बच्चों को। हर समय हम पेरेंट्स 80% या 90% हम बात करते हैं और बच्चे को 10% बात करने का मौका देते हैं। इसको रिवर्स करना पड़ेगा हमको। बच्चों को 90% बात करने का मौका दीजिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। डोंट येल और शाउट, उनको चिल्लाना चीखना बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हम लोग एक रोल मॉडल हैं। माता पिता एक रोल मॉडल होते हैं बच्चों के व्यवहारों के लिए। हम ही चिल्लाना चीखना कर देंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा कि अगर अपनी बात रखना है तो चिल्लाना पड़ेगा। हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके साथ में, बच्चे के साथ में भी कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए। हर समय माँ बाप अगर एक स्टर्न फेस लेके रखते हैं, गुस्से वाला चेहरा बना के रखते हैं, तो बच्चा कभी आपके नजदीक नहीं आएगा, आपसे प्रेम नहीं करेगा। हर समय गुड मूड्स में रहना जरूरी नहीं हो सकता, कभी कभी मूड चेंज भी होता है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें कि गुड मूड में रहें। लेकिन बॉटम लाइन ये कह रही है, मतलब इसका मुख्य सार ये है कि एक अच्छा संप्रेषण बनाए रखना चाहिए माता पिता को अपने बच्चों के साथ में, और एक टीचर को अपने शिक्षकों के साथ में। ये कुछ एक जनरल बातचीत हो रही थी बिहेवियर्स के बारे में, जो बच्चे अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन नेक्स्ट, व्हाई इज इट स्टॉपिंग? हाँ मैडम, आ रही है आवाज। आ गया, हाँ जी जी। ओके। अब ये देखना चाहेंगे हम कि बच्चे बिहेव ऐसा क्यों करते हैं। अब ये सामान्य व्यवहार सामान्य बच्चों में भी दिखता है और हमारे दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों में भी दिखता है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि व्यवहार एक संप्रेषण का एक जरिया है, और ये या तो डेवलपमेंटल फैक्टर्स, जो विकासात्मक सोपानों के जरिए या विकासात्मक उनकी गतिविधियां जो होती हैं उससे बच्चों का बिहेवियर में परिवर्तन आता है, या देखा जाता है कि वातावरण में जो ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके अनुसार बच्चे अपने व्यवहारों में बदलाव ला सकते हैं, या व्यवहार को लाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होते हैं कि चॉकलेट देख लिया बच्चा एकदम ललचाने लगता है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, कूदने लगेगा, है ना। तो इस तरीके भी एक ट्रिगर्स हो सकते हैं। और चौथा पॉइंट है एबीसी ऑफ बिहेवियर। एबीसी ऑफ बिहेवियर आगे हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, मतलब क्या कारक है बिहेवियर के लिए और क्या परिणाम होता है उस व्यवहार के लिए। इससे ही पूरा निर्भर करता है कि व्यवहार क्या है। ये सामान्य बच्चों में भी दिखता है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, और दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों में भी ये सामान्य और असामान्य व्यवहार जरूर नजर आते हैं। Why children behavior is wrong, हम क्यों बोलते हैं कि हमारे बच्चे का व्यवहार गलत है। हम एक लकीर का फकीर लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये व्यवहार गलत है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस जो हम बच्चों से करते हैं वो या तो बच्चों के लिए स्पष्ट नहीं रहते हैं, या उनको हम जब सुपरविजन करते हैं वो इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है वो सुपरविजन, या इनकंसिस्टेंट है, हम कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। और अक्सर यही हो जाता है, जब बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तब माँ बाप की नजर नहीं पड़ती है, जब बच्चा गलत व्यवहार करता है तो अनजाने में माँ बाप की नजर उसके बच्चे के ऊपर पड़ जाती है, जिसके वजह से उसको घोषित कर दिया जाता है कि ये गलत व्यवहार कर रहा है।
इनइफेक्टिव है। कई बार हमारा सुपरविजन, माता पिता का या टीचर्स का सुपरविजन प्रभावशील नहीं है उस व्यवहार के लिए, या परिणाम सफिशिएंट नहीं है। तो इन सब कारणों से बच्चों का अपन ये बना देते हैं, एक फैक्टर्स बना दिए, क्राइटेरिया बना दिए, क्राइटेरियन बना दिए कि ये व्यवहार गलत है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर्स, बच्चा तरस जाता है कि मेरी माँ या मेरी टीचर मुझे वेरी गुड कब बोलेंगे, शाबाशी कब देंगे, वो मुझे कब मेरे अच्छे व्यवहारों को वो अप्रिशिएट करेंगे। ये सब चीज हम बहुत कम करते हैं। अगेन आई विल ट्राई टू रिपीट कि हम 90% ऑफ द टाइम हम नेगेटिव बिहेवियर्स को सुधारने में लगा देते हैं और 10% हम पॉजिटिव बिहेवियर्स के ऊपर में ध्यान देते हैं। अभी हमको उल्टा करना है, हमको पॉजिटिव बिहेवियर्स को ज्यादा ध्यान देना है और नेगेटिव बिहेवियर्स अपने आप धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जाएंगे अगर हम पॉजिटिव को ज्यादा ध्यान देंगे। कई बार बच्चा बीमार होता है, डिस्कम्फर्ट में है, उसको पीड़ा है, गुस्से में है, रात भर सोया नहीं है, या उसको सुनने या देखने में क्षमताएं कम हो, इसके वजह से भी बच्चा में व्यवहार, असामान्य व्यवहार दर्शाए जाते हैं। कई बार बच्चा डर जाता है या शर्मिंदगी महसूस करता है, या दूसरों को सामने में अगर हम बच्चे को डांट देते हैं तो वो ग्लानि, एक गिल्ट फीलिंग उसके अंदर में आ जाती है। इस वजह से भी बच्चा असामान्य व्यवहारों को दर्शा सकता है। पर्पस, मेन पर्पस ऑफ बिहेवियर क्या है? दो चीज है, एक ऑब्टेन करना, पाना, और दूसरा बचना, अवॉइड करना। कोई भी व्यवहार के लिए हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, या तो हम अटेंशन पाना चाहते हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए, या हम कुछ हमारी बहुत ही मतलब चाही हुई वस्तु या कुछ ना कुछ ऐसा जो हमको चाहिए वो पाना चाहते हैं, या सेंसरी स्टिमुलेशन मतलब अपने आप को मगन या खुश रखने के लिए हम भी खुद आवाज म्यूजिक लगा के हम मग्न रहते हैं अपनी, या भजन सुन रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, हेडफोन्स लगा के मस्त आंख बंद करके लेटे रहते हैं या ध्यान में बैठे रहते हैं, तो हम कुछ पा रहे हैं। अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं व्यवहारों को, जो कठिन व्यवहार है उससे हम बचना चाहते हैं, जो फिजिकली हम व्यवहार को नहीं कर सकते हैं उससे बचना चाहते हैं। तो या तो व्यवहार पाने के लिए किया जाता है या बचने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम ये पर्पस को समझने के लिए ऐसे क्या तत्व हैं जो व्यवहार को बनाए रखते हैं या व्यवहार को करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो वो व्यवहारों को हमको देखना है, क्या कि वातावरण में कोई परिवर्तन होगा जिसके वजह से व्यवहार में परिवर्तन आया है। अभी अभी शीतकाल चालू हो जाएगा तो हम सब स्वेटर्स निकाल के पहनने लग जाएंगे, तो हमारा व्यवहार चेंज हो गया। अभी तक हम गर्मी में थे तो हम स्वेटर्स को अंदर रखे हुए थे। तो ये एक एनवायरमेंटल चेंजेस कैन ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर्स। कई बार क्या होता है कि रिवॉर्ड्स, एनकरेजमेंट, जैसे अगर एक बच्चे को, अगर मैं किसी के घर गई और वो बच्चा मेरे लिए एक गिलास पानी ला के दिया, मैंने उसको पीठ थपथपा के वेरी गुड, कितना अच्छा काम किया तुमने, मेरे लिए पानी ला के दिया। वो लड़का, आप मान लीजिए एवरी टाइम कोई भी आएगा बाहर से उसके लिए पानी लाने के लिए वो तैयार खड़े रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रेज मिला, उसको एनकरेजमेंट मिला, एक रीइंफोर्समेंट मिला। देन और ये देखा जाता है कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देखना चाहते हैं कि व्यवहार में कैसे परिवर्तन आ सकता है। ये मनोवैज्ञानिक रिसर्च पर्पस से एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि क्या पॉजिटिव बिहेवियर्स ज्यादा प्रभावशील रहते हैं या नेगेटिव बिहेवियर से बच्चों में कहाँ उसके एरियाज ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा पर्पस ऑफ बिहेवियर्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर। 4 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं। बिहेवियर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट, वातावरण में ही व्यवहार उत्पन्न होते हैं, वैक्यूम में नहीं होता है व्यवहार। वातावरण में कोई ना कोई वातावरण, चाहे वो वातावरण घर हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, सिनेमा हॉल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कहीं पे भी व्यवहार दर्शाया जा सकता है। और वो व्यवहार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वो व्यवहार
अगर पॉजिटिव है तो वो बहुत जल्दी पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करता है। क्यों? क्योंकि उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है, उसको पुनर्बलन मिल रहा है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में भी क्या होता है, व्यवहार कम हो जाता है। पनिशमेंट है नेगेटिव में, पनिशमेंट के तौर पे बच्चे डर जाते हैं और व्यवहार को कम कर देते हैं। क्लासरूम में जैसा अगर एक बच्चे बैठे हुए हैं और क्लासरूम में सब पूरे बच्चे चिल्लाना चीखना करते हैं, बच्चे अक्सर जब तक टीचर नहीं आती, टीचर अंदर घुसी तब भी बच्चों को होश नहीं रहता है कि टीचर अंदर घुस चुकी है। टीचर क्या करेगी, ना आओ देखेगी ना ताओ, कोई भी एक बच्चे को उठा के एक लगा देगी, पूरी पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को, बेचारा उस बच्चे ने अगर हल्ला गुल्ला भी नहीं किया होगा लेकिन पनिशमेंट तो उसको मिला ना, बाकी सब शांत हो गए। ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है पनिशमेंट, इसीलिए शांत हो जाते हैं। चौथा बताता है कि चाहे पनिशमेंट मिलो या रीइंफोर्समेंट मिलो, वो डिपेंड करता है कि वो व्यवहार आगे कैसे होगा। जैसा अभी हमने बोला, पॉजिटिव अगर रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, तो वो बार बार वो व्यवहार दर्शाया जाता है। अगर उस व्यवहार को पनिश किया जाता है तब वो व्यवहार कम हो जाता है। तो ये 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर्स है, और ये पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर्स अपने लर्निंग प्रिंसिपल्स है। हमारे लर्निंग जो साइकोलॉजी में हम लोग सब लर्निंग का सब्जेक्ट पढ़े हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लर्निंग ऑफ अ बिहेवियर। वाई अब हम देखते हैं कि व्यवहार, समस्यात्मक व्यवहार क्यों कहला जाते हैं? क्योंकि हर बार एक व्यवहार को हम समस्यात्मक करके उसको हम घोषित नहीं कर सकते हैं, उसकी हमको फ्रीक्वेंसी देखना होगा, बार 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 बार। इसीलिए हम जब टेस्टिंग भी करते हैं तो हम पूछते हैं कि 10 बार में से वो कितने बार वैसे व्यवहार को दर्शाता है। 1 बार 2 बार तो वो फ्रीक्वेंसी में नहीं आता है। अगर वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स या 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो व्यवहार को दर्शा रहा है, तब हम फ्रीक्वेंसी में बोलेंगे कि वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। ड्यूरेशन, कितने समय तक, 1 दिन के लिए क्या, 10 दिन के लिए क्या, 20 दिन के लिए क्या, 1 महीने के लिए क्या। अगर हम टेस्टिंग पे देखेंगे तो 6 मंथ्स देखते हैं उस व्यवहार को कई बार, लेकिन हम मैक्सिमम 1 मंथ के ड्यूरेशन में देखते हैं कि वो व्यवहार अगर दर्शाया जा रहा है, 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ से ज्यादा हो गया, तो देन वी कंसीडर दिस एज अ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, बट वी विल सी कि माइल्ड में आएगा। इंटेंसिटी, तीव्रता, कई बार बच्चे इतना जोर जोर से सिर पटक लेते हैं, जैसे हमारे दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों को सेंसिटिविटी नहीं रहती है कई बार, तो उनकी जो सेंस रहता है हाइपो सेंसिटिव रहते हैं, तो सिर पटकते हैं, खून बह रहा है, उनको घाव हो गया है, तो भी वो उनको ये दर्द महसूस नहीं होता है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर है। हाथ काट लेंगे, नाखून को चापेंगे, बाल को जोर जोर से खींच लेंगे, पूरा बाल का बाल गुच्छा हाथ में आ जाएगा, लेकिन उनको सेंसिटिविटी ऑफ पेन नहीं है। ये इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर। तीव्रता, खुद के लिए हानिकारक होता है, दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, जैसे बच्चा 10 साल का बच्चा है और वो टॉयलेट ट्रेंड रहना चाहिए उसको, लेकिन दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग उनको बहुत देरी में आती है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको डायपर पिला देते हैं। लेकिन डायपर पिलाना ओके, ओकेशनल रहे, लेकिन उसके साथ साथ टॉयलेट ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो आप डायपर पिला दो, लेकिन घर पे रहता है तो उसको आप अवॉइड करो, उसको सिखाओ कि टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करें। एज अप्रोप्रिएट, अगेन 10 साल का बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। व्हाट ट्रिगर्स समस्यात्मक व्यवहार ऐसे बच्चे क्यों दर्शाते हैं, खासतौर पे हमारे बच्चे टीवी खराब हो जाएगा बेटा, कहाँ चलेगी यार। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, वो बोल नहीं सकते कि मैं क्या चाहता हूँ, संप्रेषण में कमी होती है, रोक नहीं सकते अपने आप को, तुरंत झपटेंगे या तुरंत उसको फोड़ देंगे, तुरंत फाड़ देंगे, तो वेटिंग करने के लिए उनके पास में वो क्षमता कम है। इनएबिलिटी डू डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य को करने में अक्षमता होती है, इसीलिए वो प्रॉब्लम बिहेवियर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं मानने की उनकी आदत नहीं है, नहीं करो तो और ज्यादा करेंगे उसको, तो ये वाला भी एक प्रॉब्लम में दिखाई देता है। हमारे जो सामाजिक
नियम और कानून रहते हैं उसको वो समझ नहीं पाते हैं कि ये नो पार्किंग मतलब यहाँ से झांकना नहीं चाहिए, इस येलो लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, यहीं पे बैठना चाहिए, उंगली मुंह पर रख के बैठो, स्कूल्स में भी बोलते हैं कि मुंह पे उंगली रख के बैठो। तो ये जो सोशल रूल्स हैं कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम बिहेवियर्स दर्शाने लगते हैं। पुअर कंप्लायंस, समझ नहीं पाते निर्देशों को। लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट, उनको अच्छे व्यवहारों में जब हम उनको रीइंफोर्समेंट यानी तो पुनर्बलन देते हैं या रिवॉर्ड देते हैं, उसकी कमी से भी वो प्रॉब्लम बिहेवियर्स ज्यादा करते हैं। और कई बार जब बच्चे लोग निराश हो जाते हैं, एकदम ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो भी वो गुमसुम हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, इंटरफियर नहीं करते हैं, इंटरैक्ट नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं। तो ये भी एक किस्म का प्रॉब्लम बिहेवियर्स बच्चों में दिखाई देता है। फंक्शंस, हम ये देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस इन द सेंस, क्या ऐसे लाभ जुड़े हुए हैं व्यवहारों के साथ में। हम इसको लाभ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे को इससे लाभ हो रहा है। भले ही इंग्लिश में फंक्शन है लेकिन हिंदी में लाभ है। सेल्फ स्टिमुलेटिंग, वो रॉकिंग बिहेवियर करता है, बार 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 कुर्सी को हिलाने लग जाता है, अंगूठा चूसने लग जाता है, या अपने मतलब गोल गोल घूमने लग जाता है। तो ये सब क्या बिहेवियर्स हैं? सेल्फ स्टिमुलेटिंग है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है ऐसा करने से, उसको मजा आ रही है। अंगूठा चूसते बैठ जाते हैं, घंटों बैठे रहेंगे उनको, क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा है। एस्केप, बचने के लिए, बचाव। वो कोई भी कार्य उनको दिया जाता है, उसको कार्य करना नहीं है, तो वो बचने के लिए वो समस्यात्मक व्यवहार दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चे को ड्राइंग पेंटिंग दी जाती है तो उसको नहीं पसंद है ड्राइंग पेंटिंग करना, तो वो क्या करेगा? दूसरों का क्रेयॉन पकड़ के डिस्टर्ब करेगा, फेंक देगा, कागज को फाड़ देगा, है ना? तो या पूरे बेंच को हिलाने लग जाता है। तो वो बचना चाह रहा है इस कार्य से करने के लिए, इसीलिए दूसरों को बहुत ज्यादा इंटरफियर करके हानि पहुंचा रहा है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बच्चे कई बार चिल्लाना चीखना करते हैं, साड़ी पल्लू खींचते हैं, या जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तो ये भी व्यवहार क्या है कि अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना मेरी तरफ, बच्चे की तरफ, ताकि माँ उसको देखे या टीचर उसको देखे, उसके पास आके पूछे। टेंजिबल मतलब सामग्री लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए भी छोटा सा जैसा उदाहरण, दो भाई बहन अगर खेल रहे हैं और भैया, बड़ा भैया बॉल के साथ खेल रहा है और छोटी वाली बहन को उसी बॉल से खेलना है, वो जाती है भाई के पास में बॉल लेने के लिए, भाई उसको बॉल नहीं देता है और उसको ढकेल देता है, वो गिर जाती है। तो क्या होगा? माँ आती है और आके उसको बोलती है कि क्यों रो रही हो बेटा? तो भैया बॉल नहीं दिया। तो भैया को एक डांट पड़ गई, थप्पड़ पड़ गया, या जोर से उसको उसके तरफ से बॉल खींच के ये छोटी वाली को दे दिया। तो टेंजिबल, सामग्री के लिए व्यवहार। ये रोना एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर था जो माँ को अटेंशन सीक कर दिया और वो आके उसके बड़े भाई से बॉल लेके उसको दे दिया। तो ये एक फंक्शन है जो कि लाभ है बच्चे के लिए। स्किल डेफिसिट, क्षमता में कमी रहने से भी कई बार समस्यात्मक व्यवहार बच्चे दर्शाते हैं। क्षमता में कमी जैसे कि श्रवण बाधित बच्चे रहे, उनको तो सुनाई नहीं दे रहा है, अगर वो दूसरे को देखते हैं कि कुछ गलत कर रहा है तो वो मुंह से तो बोल नहीं पाते हैं कि ऐसा मत करो, इसको करने से हानि है, तो वो तुरंत या तो ढकेल देते हैं या मार देते हैं। तो उसको ये शिकायत हो जाती है कि ये इसने मुझे मारा। ये नहीं देखेंगे कि क्यों मारा, और ये नहीं देखेंगे कि उसमें क्षमता की कमी होने के वजह से वो उसको बचाने के लिए उसने एक मारा था उसको। तो ये सब फंक्शंस हैं। अक्सर ये 5 फंक्शंस में ही हमारे समस्यात्मक व्यवहार समाहित रहते हैं। सेल्फ स्टिमुलेटिंग, एस्केप, अटेंशन सीकिंग, टेंजिबल और स्किल डेफिसिट। एबीसी जो मैं आपको बता रही थी कि एबीसी ऑफ बिहेवियर क्या है? एंटीसीडेंट, व्यवहार और कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट मतलब के कारक हैं, क्यों ऐसा व्यवहार दर्शाया जा रहा है, और कॉन्सिक्वेंस है उसका परिणाम, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से व्यवहार दर्शाया जा रहा है। जैसा मैंने आपको उदाहरण अभी पहले दिया था कि भैया, बड़ा भाई छोटी बहन खेल रहे हैं बॉल के साथ में, इसी के उदाहरण से हम अगर हम समझेंगे एंटीसीडेंट क्या है, वाई
मतलब वो रो रहा था बच्चा, ठीक है ना, क्यों रो रहा था? बॉल के लिए रो रहा था, छोटी बहन। व्हेन, खेलते समय। वेयर, कहां पर? घर पर। विद होम, भैया के साथ। तो ये हमारे एंटीसीडेंट है, कारक है। व्यवहार क्या हुआ? बच्चे का रोना व्यवहार हुआ। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ व्यवहार होने के बाद? व्यवहार क्या था? रोना। कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि माँ तुरंत आई और पूछी बच्चे से कि क्यों रो रहे हो, और उसकी बेटी ने बोला कि मुझे बॉल चाहिए, भैया बॉल नहीं दिया। तो भैया के पास गई, उसको पनिश किया, थप्पड़ मारा या जो भी किया होगा, और उससे बॉल खींच के बच्ची को लाके दे दिया। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस में लाभ किसका हुआ? उस बच्ची का लाभ हुआ जो रो रही थी, और हानि किसका हुआ? वो भाई था जिससे बॉल छीना गया। तो ये चीज हमको, जब तक इसके बारे में हम विश्लेषण नहीं कर लेते, तब तक हम व्यवहार परिमार्जन पद्धतियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमको व्यवहार परिमार्जन की पद्धतियों, व्यवहार में को कम करना, समस्यात्मक व्यवहारों को कम करना और वांछनीय या अच्छे व्यवहारों को बढ़ाने की पद्धति को ही व्यवहार परिमार्जन पद्धति करते हैं। तो इसके लिए हमको एबीसी ऑफ बिहेवियर बहुत डिटेल में हमको जानकारी लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्या करें जहां पे हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं? नंबर 1, बहुत सारा उन लोगों को मौका दीजिए अच्छे अच्छे व्यवहार दर्शाने की अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बच्चों को अवसर नहीं मिलता है। उनको अवसर प्रदान करने पर, सही प्रशिक्षण देने पर वो बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। हमको जब बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसको हमको पॉजिटिवली, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जो हम ये एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ताली बजाना, ओ वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये जो भाषा शैली हम जो यूज कर रहे हैं ना, उससे बच्चे में एक ऊर्जा आ जाती है अच्छा व्यवहार करने के लिए। और जब हम सिखाते हैं कोई नया व्यवहार, तब हमको लगातार उसको सपोर्ट देना चाहिए। उस हद तक दीजिए जब बच्चा धीरे धीरे अपना स्वावलंबी हो रहा है, अपने आप करने के लिए चेष्टा कर रहा है, तो धीरे धीरे हमको फेडिंग प्रोसीजर से पीछे हट जाना चाहिए और बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए, सपोर्ट करते हुए, रीइंफोर्स करते हुए आगे उसको बढ़ाना चाहिए। मॉडलिंग अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडलिंग है, क्योंकि मॉडल हम पेरेंट्स हैं, हम टीचर्स हैं बच्चों के लिए। अगर हम अच्छा व्यवहार दर्शाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमें फॉलो करेंगे। और हमको मॉडलिंग के रूप में पेशेंस रखना है बच्चों के व्यवहारों के साथ में। हमको तुरंत उत्तेजित होकर डांटना, गुस्सा करना, मारना नहीं है। हमको धैर्य रखना है, समझना है व्यवहारों को और फिर रिएक्ट करना है। और वो भी रिएक्ट हम पहले पॉजिटिवली करें, उसके बाद धीरे धीरे उसको समझाते हुए उसको उसके व्यवहार में परिवर्तन ले आए। हमको खूब सारे रिवॉर्ड्स देना है, खूब सारा एनकरेजमेंट करना है बच्चों के साथ में। नेक्स्ट, पॉजिटिव बिहेवियर्स। यस, पॉजिटिव बिहेवियर इज द क्रक्स। जब तक हम पॉजिटिव बिहेवियर्स को हम आगे बढ़ाने में हम पॉजिटिव नहीं हो जाते, तब तक बिहेवियर्स भी पॉजिटिव नहीं होते। तो हमको वातावरण पॉजिटिव बनाना होगा ताकि हमारे बच्चों के व्यवहार भी पॉजिटिव दिखे। पॉजिटिव बिहेवियर्स तभी होते हैं जब बच्चा सुरक्षित है, जब बच्चा अपने आप को रिस्पेक्टफुल महसूस कर रहा है, और जो ये बच्चा है वो अपने आप में उसको एक मतलब देख कर भी, वातावरण में देखते हुए पॉजिटिविटी को वो अट्रैक्ट करता है, उस पॉजिटिविटी को। बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है, एडवेंचरस रहता है, रिस्पेक्टफुल रहता है और एनकरेजिंग हो जाता है उस व्यवहार को करने के लिए। प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर्स। यस, वी हैव टू प्रिवेंट इररिलेवेंट बिहेवियर। हमको बचना है, जो असामान्य व्यवहार है उससे हमको बचाने के लिए हमको ये महसूस कराना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। इसका भेदभाव हमको बच्चों को सिखाना है। मॉडल करें और अच्छे व्यवहारों को रीइंफोर्स करिए। बार बार आ रहा है वर्ड रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, ताकि हर समय जब रीइंफोर्स करते हैं तो अच्छे व्यवहार ही सामने आए। सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे अनसेफ रहते हैं। हम धीरे धीरे बच्चों को स्वावलंबी होने के लिए हम
पीछे हटते रहते हैं, तब सेफ्टी का बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चा सेफ है कि नहीं उस एनवायरनमेंट में। और दूसरा लास्ट पॉइंट है सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ताकि हम समाज में वो व्यवहार को भी स्वीकृत किया जाना चाहिए। ऐसे व्यवहारों को हमको धीरे धीरे बच्चों को सिखाना होगा। प्रिंसिपल्स क्या है? PBSS पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट सिस्टम है। सेम चीज है, पॉजिटिव बिहेवियर्स रिस्पॉन्ड इन पॉजिटिव मैनर, ऑल चिल्ड्रन लर्न अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सब बच्चे सीख सकते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं रहता है कि नहीं सीख सकता है, बस सिखाने की क्षमता रहनी चाहिए, सिखाने का धैर्य रहना चाहिए और सिखाने की लगन रहना चाहिए माता पिता को और शिक्षकों को। तब तक हम नहीं सिखा सकेंगे। हमको सीरियस से सीरियस और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओनली थिंग हमको ABC ऑफ बिहेवियर्स को ध्यान से विश्लेषण करके हमको समझना होगा कि क्या ऐसा हुआ था जिसके वजह से वो व्यवहार दर्शाया गया। रिकॉर्ड करना है हमारे बिहेवियर्स को, ताकि हम तुलनात्मक बता सकें कि पहले वो 20 बार अपना से दूसरों को मारता था और हम व्यवहार परिमार्जन पद्धति लगाने के बाद वो कम होके 10 बार हुआ है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके। गोल्स क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। यस, हमको एक पॉजिटिव वातावरण, हर बार अगर आपको दिखता है कि वातावरण नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं। हमारा दृष्टि वैसा रहना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज देखें और उसके साथ में हम वर्क करना चालू करें। तो धीरे धीरे बाकी के नेगेटिव जो फैक्टर्स रहते हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं पॉजिटिव की तरफ। अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को डिफाइन करना एक पॉजिटिव बिहेवियर्स का गोल है, जो अभी आपको मैं बता ही रही थी। मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, जो टीचर्स को मॉडल करना है। Teach appropriate behaviors. Yes, we should know the strategies what to teach appropriate behaviors to them. There are strategies, पद्धतियां, वांछनीय व्यवहारों को बढ़ाने के लिए अलग पद्धतियां हैं और अवांछनीय व्यवहारों को कम करने के लिए भी अलग पद्धतियां हैं। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, मैं खाली फोकस नहीं कर रही हूँ कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ये तो हम करते ही हैं हमारे बच्चों के साथ में, लेकिन ये सामान्य बच्चों के साथ में भी बहुत देखा जा रहा है। अभी कोविड के पीरियड में इतना ज्यादा, लॉकडाउन के पीरियड में हर घर में समस्यात्मक व्यवहार इतने बढ़ चुके हैं कि पेरेंट्स परेशान है कि क्या करें हम अपने बच्चों के साथ में। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां बच्चे को समझने की कोशिश करिए पेरेंट्स और टीचर्स, ताकि हम आपके बच्चों को बहुत सही मार्गदर्शन दे सकेंगे। देन मिस्टेक्स बच्चे अगर करते हैं तो उसको एक्सपेक्ट करिए, रेस्पेक्ट करिए, इंस्पेक्ट करिए और करेक्ट करिए। यस, ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाली करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, रिस्पेक्ट और इंस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो हमको सिर्फ करेक्शन पर नया ध्यान देके उसके जड़ तक के पहुंचिए कि क्यों ऐसा मिस्टेक्स हुआ है, बच्चों से गलतियां हुई। हम तो बोलते हैं कि बच्चों को गलती करना है करो, लेकिन वही गलती दोबारा मत करो। दोबारा करोगे मतलब तुमने सीख नहीं ली पहली गलती से। अप्लाइड, ओके, ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस प्रिंसिपल्स ऑफ ABS, जो हम लोग यूजुअली अपने दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों के लिए और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए यूज करते हैं, ABS की स्ट्रैटेजी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जहां पे हमको एनवायरमेंट, वातावरण और बच्चों के साथ में एक रिश्ता कायम करके उसको किस तरीके से डेवलप करने की एक ये पद्धति है। पॉजिटिव बिहेवियर्स टॉट, उन लोग को सिखाया जा सकता है। सिखाया मतलब या तो देख के सीख सकते हैं, क्योंकि अपनी ज्ञानेंद्रियों, VAKT मेथड, विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, काइनेस्थेटिक करके भी हो सकता है और टैक्टाइल भी हो सकता है। तो ये दिव्यांगता से ग्रसित जो भी प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे हैं, उनके लिए वो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके उसके मतलब दृष्टिहीन के लिए हम हियरिंग ज्यादा यूज करते हैं और हियरिंग वालों के साथ में हम एक्शंस ज्यादा यूज करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के साथ में है उनको सिखाते हैं कि सही व्यवहार कैसा करना चाहिए। मॉडल करते हैं दूसरों को दिखाकर, जैसे ब्रशिंग स्किल कराना है बच्चों को, नहीं आता है, पूरा ब्रश को चबा लेता है और टूथपेस्ट को खा लेता है। तो ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे बच्चों के साथ। तो उनको ब्रशिंग स्किल्स के लिए उनके साथ में उनका भाई या खुद टीचर मॉडल बन के
वो खुद करके दिखाती है या हाथ पकड़ के कराती है, तो इस तरीके से उनको मॉडल करके सिखाया जाता है। प्रैक्टिस नंबर ऑफ टास्क, या उन लोगों को कई बार मतलब सेशंस देते रहते हैं। एक सेशन में तो कभी नहीं सीख सकता है बच्चा, तो 10 सेशन, 20 सेशन या 1 महीने के अंतराल में वो कितना सीखा है, इसके लिए हम टास्क एनालिसिस बनाते हैं, कार्य विश्लेषण करते हैं, हर कार्य को धीरे 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 सिखा के उसको आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जर्व, यस वी ऑब्जर्व द बिहेवियर्स, क्यों? क्योंकि पहले क्या था और बाद में क्या था। अगर बच्चे को हम इंडिपेंडेंस के लिए छोड़ रहे हैं तो कितना प्रतिशत वो अपना इंडिपेंडेंटली उस कार्य को संपन्न कर रहा है, इसीलिए ऑब्जर्व करना जरूरी रहता है बिहेवियर्स को। द की ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन इज प्रिवेंशन नॉट पनिशमेंट। हम प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि बच्चा असामान्य व्यवहार नहीं दर्शाए, हम उसको मोल्ड कर रहे हैं कि सामान्य व्यवहारों को कैसे दर्शाएं और उसको हम किस तरीके से उस तरफ रुझान करें। डेली रूटीन एक्टिविटीज के कुछ चित्र मैंने रखे थे कि बच्चे को ये हम रूटीन उनको सिखाते हैं, मेकिंग द बेड, वॉशिंग द फेस, ब्रशिंग द टीथ, ब्रश योर हेयर। ये एक रूटीन चार्ट से बच्चा कई बार, हमारा खास तौर पर ऑटिस्टिक बच्चा, क्योंकि वो विजुअल क्यूज को ज्यादा देखता है, तो वो चित्र को देख के समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, एक क्रमबद्ध उसके साथ में ये सिखाया जाता है। गुड हैबिट्स के लिए भी बच्चों के लिए चार्ट से रिप्रेजेंटेशन करने से बच्चे बहुत सारी गुड हैबिट्स, एक तो गुड हैबिट्स से सीखते हैं बच्चे, और दूसरा स्टोरी टेलिंग, कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को बहुत अच्छी बातें सिखा सकते हैं और बहुत अच्छा चीज उनको एक कहानियों के माध्यम से उनको हम ज्ञान उनका मतलब उनको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमने वो कहानी सुनी थी ना, उसमें ऐसा हुआ था ना, तो ऐसा होगा ना, तो वी आर ट्राइंग टू रिकॉल, ताकि बच्चा उसको लगेगा कि हाँ ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द सर्टेन स्ट्रैटेजीज जहाँ बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड कहानियां इज वन ऑफ देम। मैनर्स सिखाने के लिए गुड मॉर्निंग, डू नॉट स्टील, ये सब जब ये पिक्चर देख रहा है बच्चा, जब ये पिक्चर देखता है, जो वर्बल बच्चा है उसके साथ पूछते हैं ये क्या कर रहा है, ये ऐसे करने से इसको अच्छा मानेंगे क्या, इसको करना सही है क्या, तो वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट व्हाट द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पिक्चर, ताकि वो बता सके कि वो क्या करना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए। ये इंटरोगेशन मेथड रहता है। देन 9 important things for positive behaviors, यही बताया जा रहा है कि हम रेस्पेक्टफुल रहे हमारे बच्चों के साथ में, हम कभी बच्चों के साथ में कभी अशब्द, अपशब्द, व्हाट इज दैट, रॉन्ग वर्ड्स और बैड वर्ड्स वी शुड नॉट टेल टू द चिल्ड्रन। कई बार मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स बहुत गंदा गाली भी दे देते हैं अपने बच्चे को, तो प्लीज ऐसा मत करिए। एंड हाउस क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए किस तरीके से उनको ध्यान में रखना चाहिए कि यू शुड नॉट हिट अदर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे बच्चों को वेट करना, लाइन में खड़े रहना, एक के बाद एक लेना, शेयरिंग करना, मतलब टर्न टेकिंग बिहेवियर्स जो स्कूल में होता है और जो घर में होता है, उसको पिक्टोरल डिपिक्शंस हम लोग खास तौर पर ऑटिस्टिक बच्चे विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को यूज किया जाता है। प्रोएक्टिव बिहेवियर्स को हम अभी फिर से ये आ रहा है कि मॉडलिंग बहुत अच्छे तरीके से अगर गुड मॉडल रहेगा तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉडल कैन बी केयरटेकर, आया मदर भी एक मॉडल बन सकती है, हमारा ड्राइवर भैया भी मॉडल बन सकता है, हमारे घर के जो काम काज करने वाले रामू काका भी एक मॉडल बन सकते हैं। तो ये एक अच्छा मॉडल बच्चे के साथ में बहुत अच्छे व्यवहारों को दर्शाने के लिए मदद कर सकता है। एम्पैथी, यस, हमको तदानुभूति, बच्चे के साथ में जो हो रहा है, लेट अस आल्सो फील द सेम एंड हेल्प हिम। पॉजिटिव फीडबैक हमको देना है बच्चे के साथ में, यस, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। व्हाई? बिकॉज हम लोग को सबको प्यार और प्लेजेंट वर्ड्स सुनने की आदत है। गाली कोई देता है तो हम कभी भी उसके साथ में कभी ना देखेंगे ना, तो हम उसको जवाब देंगे। जब कोई बहुत अच्छे से प्रेम से बात करता है तो हमारी उससे बात करने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो सेम थिंग व्हाट वी फील, वी शुड आल्सो फील फॉर द चिल्ड्रन। गिव लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, गेट डाउन टू चाइल्ड्स लेवल। यस, ये मैं बोलना चाह रही थी कि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम बच्चे के लेवल के लिए नीचे नहीं उतरते हैं,
हम बच्चे को ऊपर अपने लेवल पे ला देते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, ये करने से क्या होता है, तुमको मालूम है कितना महंगा सामान आया था, तुमने इसको तोड़ दिया। Why? No, we have to go to the child's level and talk, क्योंकि बच्चे की परिपक्वता, मैच्योरेशन जैसा रहता है, हमको उसके हिसाब से बात करके, उसको उदाहरण के साथ में बात करके समझाने की कोशिश करें कि क्या सही है और क्या गलत हो सकता है। एक्टिव लिसनिंग, अगेन बच्चों के साथ में ज्यादा बच्चों को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि हम अगेन 90% ना हम बात करके, हमको 90% बच्चों को बात करने का मौका दीजिए, 10% हम बात करें। की प्रोमिसेस, कई बार पेरेंट्स प्रॉमिस जरूर करते हैं लेकिन उसको फुलफिल नहीं करते हैं, ऐसे में बच्चे बिचक जाते हैं। वो कभी भी आपको, अगर आप प्रॉमिस, इसीलिए प्रोमिसेस बिग नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी प्रॉमिस करिए और तुरंत उसको याद करिए, मतलब उसको करके दिखाइए, क्योंकि छोटा सा प्रॉमिस भी अगर हम नहीं रखते, बच्चा उस प्रॉमिस के लिए उस कार्य को करा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ब्राइब कर रहे हैं बच्चे को, हम ब्राइबिंग नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को सही बिहेवियर के लिए, हम उसको प्रोत्साहन के लिए ऐसी चीज दे रहे हैं जो उसको पसंद है, या ऐसा चीज करवाना चाह रहे हैं जो उसको अच्छा लगे। तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। एनकरेज टू फॉलो डिसिप्लिन, यस, अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बच्चों को जब तक हम अनुशासित नहीं होते, हम बच्चों को अनुशासन में नहीं लाते हैं। तो सब में पहले बड़े घर में अनुशासित रहें, जो बड़े जैसा कर रहे हैं अनुशासन में, बच्चे वैसे ही अनुशासन सीखते हैं। इंस्ट्रक्शंस, जब हम बच्चों को निर्देश देते हैं, वो स्पष्ट रहना चाहिए और सरल भाषा में रहना चाहिए, तभी बच्चे उस निर्देशों का पालन जल्दी कर सकते हैं। और क्लियर रहना चाहिए। आप किचन में हैं या आप ब्रश करते हुए आप निर्देश दे रहे हो तो स्पष्टता नहीं रहती आपकी बातचीत में, तब आप क्लियर निर्देश नहीं दे पाते। एनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, मैं अक्सर ये देखती थी कि दो भाई बहन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए, तब उनका सिबलिंग राइवलरी बहुत कम हो जाता है। बड़े भाई को छोटे भाई की जिम्मेदारी, छोटे भाई को बड़े भाई की जिम्मेदारी का एहसास दिलाने, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज रहती है जहां बच्चा बहुत कुछ सीखने लगता है कि उसके दायरे क्या है, उसको क्या करना है, कैसे करना है, और नहीं करने पर परिणाम क्या होते हैं। ये सब चीज एक छोटा सा शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, और हमारे दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे भी इसको बखूबी समझते हैं, जो माइल्ड लेवल के रहते हैं। डू नॉट हर्ट द सेल्फ एस्टीम, बच्चे को कभी उसके आत्म सम्मान पर उस पर आघात नहीं होना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका भी सेल्फ एस्टीम है, उसको भी हम उसकी बात की हम मान रख रहे हैं। अगर वो चॉइस, जैसे आइसक्रीम खाने आप बाहर लेके गए पार्लर में, उसका भी चॉइस पूछिए कि तुम इन सब चीजों में क्या खरीदना लेना चाहोगे, तो उसका सेल्फ एस्टीम आता है कि मुझे भी पूछा गया, अरे वो तो नहीं खाता है, उसको ये दे दो खा लेगा। नो, प्रोवाइड चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज फॉर चैलेंजेस, ऐसे वातावरण दीजिए जहां बच्चा भी उस चीज को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके वो आगे बढ़े। और लास्ट है एंजॉय ह्यूमर एंड फन, मौज मस्ती के साथ में बच्चों को खेल खेल में अगर हम सिखाते हैं व्यवहार, तो वो लंबे समय तक रहेंगे और बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। वर्षा जी, अपने पास टाइम है? मैडम 5 मिनट में आप कर दीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हाँ, या क्योंकि मैं ये टेक्निकल टर्म्स हैं, चाहे मैं इसको आगे, मेरे ख्याल से आगे नहीं, स्किप कर देती हूँ इसको। मैं आपको शेपिंग डिफरेंशियल, मैं यहाँ पे चलती हूँ, ये तो नहीं, क्योंकि आप जो इतने सुंदर ढंग से सब चीजें बता रहे हैं ना, तो ना केवल ये सब, अगर हम टेक्निक्स अगर सामान्य बच्चों के साथ भी अगर माता पिता अपनाएंगे तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और बेनिफिशियल होगा। वॉइस नहीं आ रहा है आपका। हेलो। तो हाँ, तो हाँ, मैं यही सोच रही थी। हाँ, आप जो सब बातें बता रहे हैं मैडम, वो इतने सुंदर ढंग और इतने सीधे और सरल शब्दों में बता रहे हैं कि अगर हम ये सामान्य बच्चों के साथ भी अगर हम इन टेक्निक्स को यूज करेंगे ना, तो ये जो अभी आप जो बोल रहे थे कि कोरोना काल में, इवन कोरोना काल के पहले भी आज के बच्चों को डिसिप्लिन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है।
अच्छा, मैं यहाँ से फिर से जल्दी से इसको करके फिर अपन क्वेश्चंस लेंगे। एप्लीकेशन रीइंफोर्समेंट, तो आपको मैं बार बार बोल रही थी कि पुनर्बलन एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब किसी के घर जाते हैं, अगर किसी ने पानी लाके दिया और मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट कर दिया, तो वो पानी लाने का व्यवहार बढ़ते जाएगा। इसी को रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरा उदाहरण मैं आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का बोलना चाहूंगी कि जब बच्चा खाना खा रहा है और उसको खाना खाना बहुत पसंद है और खाना खाते समय पर वो बाहर पूरा गिरा रहा है, प्लेट के बाहर वो अन्न को गिरा रहा है और हमने प्लेट के अंदर में रखे अन्न को खाए, तब हम क्या बोलेंगे उसको? अगर तुम अन्न को बाहर गिराओगे तो मैं तुम्हारी प्लेट को हटा दूं। तो मतलब हम यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लिए। कैसे? उसके जो पसंदीदा चीज जो खाने का प्लेट था वो ही हट जा रहा है, तो उसके लिए तो वो नेगेटिव हुआ। इसीलिए वो क्या करेगा? ध्यान पूर्वक खाने को खाएगा बिना अन्न को बाहर गिरा हुए। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये रीइंफोर्समेंट भी है लेकिन नेगेटिव है। अब हम जब रीइंफोर्समेंट देते हैं तो हमको स्पष्ट रहना है, क्लैरिटी, हमको स्पष्टता रखना है। क्योंकि जब हम बच्चे को हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, कैसा भाषा शैली यूज कर रहे हैं, उसके साथ में स्पष्ट रहे। अगर हम बोल रहे हैं वेरी गुड, तो हमको उसके साथ में हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान देना पड़ेगा, आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे, तो हम क्लियर रहेंगे। बच्चा कहीं और देख रहा है, आप कहीं और देख के अगर वेरी गुड बोल रहे हो तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा, इमीडिएटली तुरंत उसको रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। भले आप उसको खाने पीने का, इसलिए रीइंफोर्समेंट कभी भी नहीं बोलना चाहिए शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, पीठ है, तो उसको बार बार हमको वो रीइंफोर्समेंट उसको देना है। और चौथा है कंटिंजेंसी मतलब जब भी वो चयनित व्यवहार को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और वो व्यवहार दर्शा रहा है, तो उसको ही हमको करना है, ना कि दूसरे को, क्योंकि ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन का प्रिंसिपल है। इसीलिए कंटिंजेंसी, वही चयनित व्यवहार को हमको पुनर्बलन करना है। तो ये 4 सिद्धांत CICC, ये निमोनिक है, क्लैरिटी, इमीडिएसी, कंसिस्टेंसी, कंटिंजेंसी, किसका हम इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चों को जब हम पुनर्बलन का उपयोग करते हैं। लास्ट में आती हूँ, गोल्डन रूल्स फॉर पेरेंट्स। गुड रोल मॉडल पेरेंट्स को रहना ही है। पेरेंट्स प्लीज, टीचर्स प्लीज काम रहे, रियलिस्टिक रहे। रियलिस्टिक मतलब एकदम ही ज्यादा जो हो रहा है वातावरण में, जो हम कर सकते हैं उसी चीजों का ही हमको बच्चों के साथ में भी अपेक्षा करना पड़ेगा। हम थोड़ी बोलेंगे कि आसमान से तारे ले आओ बच्चों को, क्योंकि हम भी नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वैसे बच्चों के साथ में भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन बच्चों की उम्र के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए। बी इन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड, बच्चे के रूटीन के साथ में इतना ज्यादा बच्चे को डिपेंडेंट नहीं बना देना चाहिए कि आप बच्चे को आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फेडिंग प्रोसीजर भी यूज करें, डिसिप्लिन करें बच्चों को। हम डिसिप्लिन है तो बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत आसान हो जाता है। फ्लेक्सिबल, लचीला रहना चाहिए हमको। हर समय हम बच्चों के साथ में कभी कभी, अब मैं तो लगातार बोल रही हूँ आपको कि पॉजिटिव रहना, रिवॉर्ड देना और रीइंफोर्समेंट देना। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा इन सब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को तो मिल जाएगा, मैं तो कर लूंगा, नहीं मम्मी मेरे को दे देगी। ऐसे में अपने को थोड़ा, कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमको पनिशमेंट का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन वो भी पनिशमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए, वो पनिशमेंट ये रहना चाहिए कॉर्पोरल पनिशमेंट ना होके हमको वंचित करे उसकी कोई ना कोई चीज को। टीवी देखने का टाइम में से आप आधा घंटा वंचित कर दीजिए पनिशमेंट के तौर पे, तब उसको समझ में आएगा कि अरे मैंने गलत किया। और मैसेज कन्वे भी करिए कि तुमने ये किया था इसीलिए तुम्हारा आधा घंटे का टाइम वंचित किया जा रहा है। उससे हम फ्लेक्सिबल रहते हैं कि एक तरफ हम डेमोक्रेटिक पेरेंट बने हैं, हम सत्तावादी पेरेंट्स बने हैं, यहाँ पर हम अच्छे व्यवहारों को भी बढ़ा रहे हैं, और जहां गलत बच्चा व्यवहार कर रहा है तो हम कुछ ना कुछ, है ना, पनिशमेंट टेक्निक्स, नॉन हर्टिंग, नॉन इंसल्टिंग, नॉन हार्मफुल पनिशमेंट टेक्निक्स का यूज करके हम उसके अवांछनीय व्यवहारों को भी कम कर सकते हैं।
अनकंडीशनल लव, यस, हम जब बच्चों को देते हैं भरपूर बिना कोई कंडीशन को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन मतलब हाँ या बिना शर्तों के, बिना शर्तों के, बिना शर्तों के प्यार, यस, वो बिना शर्तों के प्यार करना। थैंक यू वर्षा, मेरे को हिंदी में नहीं आ रहा था वर्ड। बिना शर्तों के बच्चों के साथ में प्यार करना चाहिए, क्योंकि शर्तों के साथ करेंगे तो मतलब वो बार्गेनिंग हो गई है ना, वो क्या हो जाएगा, ब्राइबरी हो गई, ब्राइब, घूस देना वाला काम हो जाता है। ऐसे नहीं करे बच्चों के साथ। प्लान अहेड, जब भी हम कोई चीज बच्चों के साथ में करना चाहते हैं तो पहले से उसकी एक योजना बना लें, अपने दिमाग में बना लें, और कौन कौन उस योजना में सम्मिलित हैं उन सबको भी तैयार करें कि हमको इसके साथ में ये काम करना है। तो आप लोग सब मिलके सहयोग करके उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की हम कोशिश करेंगे। एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर्स, यस डेफिनेटली, सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ाने का भरपूर मौका देना चाहिए बच्चों को। स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करिए, बच्चे का हैप्पी बर्थडे आता है या बच्चे का कुछ उसके दोस्तों के साथ में छोटी मोटी पार्टी कर सकते हो। अभी तो घर में नहीं बुला रहे हैं तो वर्चुअल पार्टी भी हो सकती है, अंताक्षरी खेल रहे हैं आजकल तो इसमें जूम मीटिंग्स में, तो कुछ ना कुछ हो सकता है जहाँ बच्चा ऐसा महसूस करे कि वो उसके लिए वो स्पेशल मोमेंट है। हेल्दी हैबिट्स, यस डेफिनेटली, हेल्दी हैबिट्स, हमको उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान देखना है, उसके खाने पीने का भी ध्यान देना है। तो हेल्दी हैबिट्स रखने से बच्चे का स्वास्थ्य भी हेल्दी रहेगा और माइंड भी हेल्दी रहेगा। इसके लिए खाली फिजिकल हेल्थी होना जरूरी नहीं है, मेंटली भी हेल्दी होना है, तो उसके लिए भी ध्यान करना, मेडिटेशन करना और ध्यान कुछ ना कुछ योगा प्राणायाम करना, ये सब करने से हमारे हेल्दी हैबिट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। सो आई थिंक आई एंड, ठीक है वर्षा, मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। And thank you all parents and teachers, the participants, Dr. Varsha, Dr. Ajit, for giving such a lovely platform. मुझे लगता है आप लोग सब इससे बहुत कुछ आपको जानकारी मिली होगी, और यही अपेक्षा करती हूँ कि आपको जो भी समस्या है आप प्लीज आप हमसे शेयर करिए। We are ready to help you. Thank you so much. हाँ मैडम, बहुत ही जबरदस्त और वंडरफुल आपका सेशन रहा, और मैं ये देख रही हूँ कि हमारे पास काफी 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, और जो लोग जूम में नहीं आ पाए थे वो भी यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं। और इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग जो करियर काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल काउंसलिंग का जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं, सुधा जुड़ी हुई है, संजीव, शिल्पा संजीव जुड़ी है, अंजलि जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है सुधा, अंजलि और शिल्पा और भी मेरे बाकी स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्पेशल बच्चों को कैसे समझा जाए और कैसे ट्रीट किया जाए उसके बारे में आपको बहुत ही स्पेशल जानकारी मिली होगी। और इसके अलावा हमारे साथ श्रीमती साधना नायक मैडम, जो कि अंकल लोगों को जाना था। तो मैडम आप जो भी हो, जय माता दी वाली मैडम, फोन अपना माइक म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ सॉरी, अभी हमारे साथ लाइंस आकांक्षा लाइंस की जो फाउंडर मेंबर है श्रीमती साधना नायक मैडम है, वो भी जुड़ी हुई है। साथ ही आपके आकांक्षा स्कूल की जो प्रिंसिपल है श्रीमती शीला पिल्ले मैडम जुड़ी हुई है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की पूर्व विभाग अध्यक्ष अरुणा चौबे मैडम जुड़ी हुई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो आकांक्षा है वो स्पेशल बच्चों के लिए बहुत सालों से लगातार काम कर रहा है। और अगर साधना मैडम आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको देख सकें। अरुणा मैडम नमस्कार। नमस्कार सिमी मैम, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये स्पेशल चाइल्ड के लिए मैं तो एजुकेशनल में भी ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक बताती हूँ, पर इतना डिटेल में नॉलेज उतना नहीं है। ये स्पेशल बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और आपने जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत ही अच्छा था। हाँ, मैंने एग्जाम्पल देके समझाना बहुत अच्छा है।
थैंक यू भावना मैम। नायक मैडम जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारे आकांक्षा की फाउंडर मेंबर में और डायरेक्टर में यहाँ पे रही है। और ये जो छत्तीसगढ़ में जो स्पेशल बच्चों के लिए जो काम शुरू हुआ है, वो हमारे अग्रज श्री के नायक जी और साधना नायक मैडम की ही कारण ये चीजें शुरू हुई है। और शीला पिल्लई मैडम भी है, जो आकांक्षा स्कूल की प्रिंसिपल है। और आप ये तीनों मिलकर हमारे छत्तीसगढ़ के, न केवल छत्तीसगढ़ के अपितु पूरे भारत के स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सिमी मैम, एक प्रश्न आ रहा है, सुधा जी पूछ रही है, मैम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही में बहुत जरूरी है ये, आप जो पूछ रही हैं बहुत अच्छा है। ये एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है। सुधा मैडम है ना, सुधा ठाकुर मैडम है क्या? जी जी। ओके, तो ये ना एक हम लोग यूजुअली ना साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि उसके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स 3 पार्ट में देखा जाता है। एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स देखते हैं विकासात्मक सोपान के अनुसार। अगर दिव्यांगता से ग्रसित बच्चा और खास तौर पर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो उसके विकासात्मक सोपान बहुत देरी में होते हैं, जो कि 1 साल में बच्चा अगर उदाहरण के तौर पर चलने लगता है, या पैदा होते साथ ही बच्चा रोता है, या उसका वजन 2.5 किलो से कम होता है, तो ये कुछ कुछ तत्व हैं जिससे हमको पता चल सकता है कि बच्चा दिव्यांगता से ग्रसित बच्चा हो सकता है। हम तभी भी जब हम उसका डेवलपमेंटल क्वेश्चन निकालते हैं, डीक्यू निकालते हैं, डीक्यू भी हम 3 साल के बच्चे तक के ही, 3 से लेके 7 साल के बच्चे तक के हम लोग डीक्यू ही निकालते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे का विकास अभी होने में समय है, तो उसको हम एक मौका, मतलब उसको एक वातावरण में उसको उस विकास को डेवलप करने के लिए, एनहेंस करने के लिए उसको एक माहौल देने वाले। अगर उसके बाद भी बच्चे में विलंबता देखी जाती है 7 साल के बाद भी, तब हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि प्रोफाउंड। प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पे बच्चे के लक्षणों को देखा जाता है। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, हेलो प्लीज वॉइस बंद कीजिए। और उसमें नंबर म्यूट कराओ। मैडम, शीला मैडम आपका माइक ऑन है। वो अमृता अरोड़ा को भेजना और नंबर में। और शीला मैडम आपका माइक ऑन है ना, मुझे नहीं कुछ पूछना है मेरे से कर, मैं भेजती। और तू उसका भेज के उसका पूरा क्लियर देना है, नाम, शीला उम्र। मैडम म्यूट करिए अपने आप को, फिर बात करिए। तो सुधा मैडम, तो ये एक पहली इस तरीके से हम लोग जानकारी लेते हैं। बहुत बच्चे के विकासात्मक सोपानों को ही देखते हुए 1 साल में क्या किया, चलना चाहिए, 2 साल में 1-2 शब्दों का मतलब एक एक वाक्य में बात करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ शब्दकोश रहना चाहिए, जिससे वो कॉम्प्रिहेंशन करे, कम्युनिकेशन करे। तो ये हमारे पास एक चेकलिस्ट रहती है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि बच्चा के बिहेवियर्स कैसे हैं, उसके व्यवहार कैसे हैं, और वो क्या करना चाहिए, कैसा तुलनात्मक रूप में हम सामान्य बच्चों के साथ में तुलना करके देखते हैं कि ये कौन से लेवल पे आ रहा है। हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके हम जानकारी लेते हैं। एनीथिंग एल्स? मैडम, ये नॉर्मली इन जो बच्चों का अगर हम IQ की बात करते हैं, तो ये जो बौद्धिक रूप से अक्षमपित बच्चों की हम बात करते हैं, तो उनका IQ का रेंज क्या आता है? हाँ, यूजुअली जब हम IQ का टेस्टिंग बच्चों के साथ में करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि DQ और IQ 2 चीज होते हैं, डेवलपमेंटल क्वोशिएंट और इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट। तो DQ तो हम 0 से लेके 7 साल के बच्चे तक के हम DQ ही रखते हैं, डेवलपमेंटल क्वोशिएंट, लेकिन उसके बाद IQ में कन्वर्ट हो जाता है वो टेस्टिंग करने के बाद। सामान्य तौर पे IQ रेंज जो एक एवरेज IQ रहता है 90 से लेके 110 के बीच में रहता है, लेकिन हमारे जो दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनका IQ रेंज 70 एंड बिलो रहता है, 70 और 70 के नीचे। तो 50 से 70 का जिसका स्तर आता है, मतलब जो भी IQ रेंज 50 और 70 के बीच में आते हैं, वो माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हैं। फिर 35 से लेके 49 के बीच में जो आते हैं, वो मॉडरेट इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड आते हैं।
और 34 और 20 के बीच में जो आते हैं वो सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आता है उनके लिए। और लास्ट है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो लेस देन 20 उनका आईक्यू रेंज आता है, वो प्रोफाउंड कैटेगरी में आते हैं। तो ये 4 स्तर है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड, आईक्यू रेंजेस के हिसाब से। और इसी के ऊपर में प्रमाणित किया जाता है कि उन बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन में आईक्यू टेस्टिंग का होना बहुत जरूरी है, और वो आईक्यू टेस्टिंग के आधार पर ही उसको दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बोर्ड डॉक्टर्स उसको प्रमाणित करके उसको देते हैं 7 years एंड अबव। मैम मेरा एक क्वेश्चन है सिमी मैम। हाँ मैम। मैं ये चाह रही थी, बहुत मैंने 2 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूलों में फिजिकल रिपोर्ट बनाते ना कि ब्लड ग्रुप है, हाइट इतनी, वेट इतना, सब, तो ऐसा क्या साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी बनाना चाहिए कि नहीं, कि इसकी आईक्यू इतनी, डिप्रेशन इतना, टेंशन इतना, एरोगेंट है, क्या है, तो सब साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनना चाहिए। अच्छा, एक पेरेंट्स जो है, जो हर कोई साइकोलॉजी तो नहीं समझता, पेरेंट्स जब 3-4 साल के हो जाते हैं बच्चे, तब उनको लगता है कि बच्चे में कुछ कमी है, और हर कोई आईक्यू टेस्ट और इस प्रकार से नहीं कराता साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मदर फादर कैसे करें कि जो उनका बच्चा विकलांगता की तरफ जा रहा है और वो नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा मैडम तो आपने, क्योंकि मैंने हर स्कूल को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आप साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाइए कॉलेज तक के भी बच्चों को। वेरी राइटली सेड मैम, क्योंकि ये क्या है कि सामान्य स्कूलों में हमारे बच्चे जरूर मौजूद हैं, लेकिन टीचर्स उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वहां पर एक मनोवैज्ञानिक का होना बहुत जरूरी है काउंसलर हर स्कूल में। नहीं मैम, काउंसलर नहीं, काउंसलर क्या रहते हैं, उनका अलग नजरिया रहता है, वो सिर्फ काउंसल करते हैं अलग अलग उसमें। अभी आपने बोला कि आइडेंटिफिकेशन, काउंसलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि विकासात्मक सोपान क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे उसको। काउंसलर्स क्या रहते हैं कि उनको कोई ना कोई एक टॉपिक दे देते हैं, जैसे पेरेंट्स को इन बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो उस पे काउंसिल करेंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन तो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रोल एक साइकोलॉजिस्ट की होती है। हर स्कूल में अगर नियुक्ति हो जाती है अगर साइकोलॉजिस्ट की, तो उनको पता रहता है कि, क्योंकि हर साइकोलॉजिस्ट एमए में हो या बीए में हो, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ता है, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पूरा डिटेल दिया रहता है कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर क्या है, और उसके साथ साथ वो जोड़ सकता है, भले वो दिव्यांगता के फील्ड में नहीं भी है अगर हमारा एमए साइकोलॉजिस्ट, लेकिन उसको मालूम है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कि ये सोपान है और ये बच्चे के ये विलंब है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो रिफरल तो कर पाएगा। इसीलिए डेवलप साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है। कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं, हम पर्सनालिटी को यदि आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यदि बच्चा विकलांग ना भी हो या डिसेबल्ड ना भी हो, यदि पर्सनालिटी असेसमेंट हो जाता है, तो हम उनके जितने भी ट्रेड्स हैं उसके इनेट या एक्वायर्ड, उसको एक प्रॉपर चैनल दे सकते हैं कि कौन बैडमिंटन प्लेयर बनेगा, कौन डिबेटर बनेगा, कौन राइटर बनेगा। तो मैडम आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, और ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट रखे जाएं, मतलब जो जिन्होंने एमए मनोवैज्ञानिक किया है। और यही कारण है कि हम जो ये बात कर रहे हैं हमारी संस्था कि हम, क्या होता है बच्चे एमए कर लेते हैं, उनको बहुत अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। एडमिशन के पहले ही उनको टेस्टिंग की जाए ना कि किस सब्जेक्ट में वो है। बच्चा डॉक्टर बनेगा, माँ बाप उसको जबरदस्ती साइंस दिला देते हैं, फेल हो जाता है बच्चा। हाँ, तो वही वाली बात हो रही है, इसकी एबिलिटी इंटरेस्ट किसमें है। हाँ, हम एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे और साइकोमेट्रिक एंट्रेंस टेस्ट होना तो चाहिए ना, कम से कम एबिलिटी टेस्ट हो, इंटरेस्ट हो और आईक्यू टेस्ट, इतने में तो हम 3 टेस्ट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा। एजुकेशन पॉलिसी में ये सभी चीजें करी जा रही है। एनईपी 2020 में बहुत चेंजेस हैं मैडम, और एनईपी 2020 अगर लागू हो जाता है अच्छे तरीके से तो बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है, साथ में टीचर्स को भी बहुत फायदा मिलने वाला है, सीखने का और सिखाने का। बहुत अच्छी पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है और ये अपने इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो 2025 तक के पूरा आना है।
तो मैं मतलब मैडम मैं ये कहना चाहूंगी 4:10 हो रहा है, काफी पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि वो अभी जाना चाह रहे हैं। तो हाँ। एक्चुअली ये जो एनईपी की हम जो बात कर रहे हैं तो उससे ये बात पता चल रही है कि आने वाले समय में हमको बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक और काउंसलर्स की जरूरत रहने वाली है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है। और अब मेरे साथ यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हैं उनसे मेरी अपेक्षा है, उनसे दरख्वास्त है कि myaglaकदम.com के आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिसमें हम हर हफ्ते एक कुछ नया और नए टॉपिक के साथ में आ रहे हैं। और जो हमारी मुहिम है कि हम काउंसलर्स की एक फौज खड़ी करना चाहते हैं और जिनको हम अलग अलग चीजों की जानकारी देना चाहते हैं। तो डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आके हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे बच्चों के साथ में और हमारे स्टूडेंट्स के साथ में, इवन हमारे साइकोलॉजिस्ट के साथ में आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। और उसमें कुछ 2-3 पेरेंट्स हैं जो हमें धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उनको पेरेंटिंग के भी नए आयाम पता चले हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपना वीडियो एक बार ऑन कर लें ताकि हम सब मिलके एक बार, जैसे हम ग्रुप फोटो करते हैं वैसे ही हम सब मिलके यहाँ पे ग्रुप ही, जैसे हम सेल्फी करते हैं वैसे ही हम। एक मिनट जी वर्षा, एक मिनट, मुझे एक और इंफॉर्मेशन देनी है आप सबको। आप सबको ये, जैसे वर्षा ने बोला एनईपी 2020 में साइकोलॉजिस्ट की नियुक्तियां होने वाली हैं, वैसे ही स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्तियां होने वाली हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो ग्रेजुएट हैं आप लोग, अगर आप लोग को बीएड स्पेशल एजुकेशन करना है तो प्लीज आकांक्षा में संपर्क करिए, क्योंकि बीएड स्पेशल एजुकेशन के एडमिशन्स अभी भी हो रहे हैं और आप लोगों का भविष्य बहुत सुनहरा रहेगा, क्योंकि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति होना अनिवार्य हो गया है। और एनईपी 2020 के चलते तो हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना जरूरी है, तभी जाके इंक्लूसिव एजुकेशन का हम बहुत अच्छे तरीके से उसका क्रियान्वयन कर सकेंगे। तो आप लोग अगर जो इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए आकांक्षा इंस्टीट्यूट में संपर्क करिए। थैंक यू। चलिए एक बार सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ये मैं हर प्रोग्राम के बाद सबसे वीडियो ऑन कराती हूँ और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फोटो ली जाए, है ना, क्योंकि दिखाते हुए हाँ, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और अभी जो जमाना है वो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट का है। और समय कितना भी कठिन हो, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कुछ और हो, साइकोलॉजी का जो स्टूडेंट है या जो काउंसलर है वो हमेशा ही मुस्कुराता रहता है और पॉजिटिव रेडिएशन और पॉजिटिव वाइब्रेशन देता रहता है। तो चलिए फटाफट कैमरा ऑन करिए और इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। इस बीच एक नंबर नोट कर लीजिए 8889914621 8889914621। उस पे आप अपना व्हाट्सएप भेज दीजिए। तरुण, इसको आप चैट में डाल दीजिए इस नंबर को, ताकि आने वाले हम आपको प्रोग्राम्स की जानकारी दे सकें। और या तो आप फेसबुक पे हमारा myaglaकदम.com का पेज है, डॉक्टर वर्षा वरवणकर का पेज है, उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब को लाइक कर लीजिए। तो आपको ऑटोमेटिक आप जो मेंटल हेल्थ, करियर काउंसलिंग, स्पेशल चिल्ड्रन काउंसलिंग, उसमें आप जो जुड़ते जा रहे हैं उसमें आपके नॉलेज का अपडेशन ही होना है, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। तो साधना मैडम, शीला पिल्लई मैडम, सिमी मैडम, अरुणा मैडम और मेरे प्यारे बच्चों, भावना भी नजर आ रही है मुझे जो मेरी यहाँ स्टूडेंट है, एक स्कूल की डायरेक्टर अनुभूति मैडम है वो भी नजर आ रही है, दुर्गा कॉलेज से मीना पिंजवानी मैडम भी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा ये तीसरा एपिसोड है और मुझे ना केवल छत्तीसगढ़ के अपितु इंडिया के सारे बुद्धिजीवी हमारे इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव अपने हॉस्पिटल में बैठकर अपने सदस्यों के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम अपने बच्चों को डील करते हैं वैसे ही लगभग 2% बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए ज्यादा प्यार और धैर्य की जरूरत होती है, जो डॉक्टर सिमी मैडम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया। और डॉक्टर सिमी हमारे myaglaकदम.com के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको स्पेशल चिल्ड्रन से संबंधित जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, आप हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी,
मास्क लगाए रहिए, बाहर जाना शुरू करिए, त्योहारों को एंजॉय करिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी नए विषय और नए एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you.